हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं सत्यम। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस चैनल सेन एकेडमी पर। गाइस, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जो हमारा सिलेबस है, जो मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म जो पेपर 2 है यूजीसी नेट का, तो इसमें हम चर्चा करेंगे कि एनटीए नेट रिसेंटली जो किस तरीके के क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहा है, और उसी स्ट्रेटेजी की हम चर्चा करेंगे कि कौन से यूनिट से किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और किस यूनिट का कितना वेटेज है, और इस पर्टिकुलर यूनिट में जो किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं किस से कम आते हैं। गाइज, ये जो वीडियो मैं उन लोगों के कुछ रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ जिन्होंने मुझसे कई बार या तो मैसेज करके या फिर चैनल पे कमेंट करके बोला कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है सर, यदि आप उसके बारे में बता दें तो हम लोगों को बहुत मदद हो जाएगी हम लोगों की। तो मैं इसी के एवज में ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि वो किस तरीके की कौन सी स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना चाहिए ताकि आपका पहली बार में नेट या फिर जेआरएफ क्लियर हो जाए। तो गाइज, हम बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखा है कि क्या पढ़ें, इससे ज़्यादा ज़रूरी है क्या ना पढ़ें। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सिलेबस इतना वाइड है, बहुत वाइड सिलेबस है, और उसमें हमारे जो ये जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन है, इसमें बहुत सारे डिसिप्लिन का एक मिक्सचर है। जैसे बहुत सारा जो आप थियोरी पढ़ेंगे या फिर पॉइंट्स पढ़ेंगे जो सोशोलॉजी से या पॉलिटिकल साइंस से, लिंग्विस्टिक से, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट से लाया गया है यहाँ पे। तो अब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इससे इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि कम समय में आपको बिल्कुल बेहतर रिजल्ट देना है, तो आपको ये स्ट्रेटजी तो फॉलो करनी ही चाहिए। एक रेशियो मैं गाइज आप लोगों को बताना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है 600 डिवाइडेड बाई 10,000। इसका मतलब यह है कि हमारे सब्जेक्ट में लगभग 10,000 लोग एग्ज़ाम देते हैं। प्रत्येक जो 6 महीने पे एग्ज़ाम होता है प्रत्येक अटेम्प्ट में, लेकिन सिर्फ 600 लोगों का हो सकता है, इससे 20 और 50 इधर उधर हो जाए, लेकिन लगभग 600 लोगों का नेट क्लियर होता है। उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 80 लोगों का जो है 80 लोगों का जेआरएफ होता है। अब इसके लिए आपको जब तक एक बेहतर स्ट्रेटजी नहीं होगी, बढ़िया प्लानिंग नहीं होगा, तब तक आप 10,000 में से 9,400 लोगों को अपने से पीछे कैसे रखेंगे। गाइज, ये जो है ना, ये टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट है, एक क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट है। इसमें नॉर्मेटिव इवैल्यूएशन भी किया जाता है, यानी कंपैरिजन किया जाता है कि आप कितने लोगों से आगे हैं और आपको कितना आगे होना है। आपको 9,400 लोगों से आगे होना है अगर एक मोटा मोटा रेशियो की बात कर रहे हैं तो अगर टॉप 600 में आपको शामिल होना है तो आपको बेहतर स्ट्रेटजी तो बनाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। बाकी जब स्ट्रेटजी हम बना लेते हैं तो बोला जाता है ना कि इफ़ यू हैव मेड अ प्लान, तो आपकी 50% काम डन माना जाता है, यानी 50% कार्य आप पूरा कर लेते हैं जिस दिन अपना प्लान बना देते हैं। तो बेहतर प्लान के साथ आगे बढ़ना इम्पोर्टेंट है। कम्पिटिटिव एज आपको बहुत ज़रूरी है। अब हम बात कर रहे हैं कि गाइज, इसी के लिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और ये जो सिलेबस का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ कि कौन से यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है और किस यूनिट का कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है। गाइज, ये सिलेबस में ये जो टेलीग्राम चैनल आप देख रहे हैं, इसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ये मैं पीडीएफ वहीं पे सेंड कर दूंगा। तो लिखा है कि यह स्ट्रेटजी आपको पहली बार में ही जेआरएफ दिला सकता है, और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको स्मार्ट वे में काम करना ही पड़ेगा। गाइज, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को यूनिट 1 दिखा रहा हूँ। इसमें एक बात मैं बता दूँ कि ये जो हाईलाइट किया हुआ है, इसको आप एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट समझेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट समझेंगे। और ये जो सिर्फ मैंने कलर चेंज कर दिया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे थोड़ा सा कम वेटेज मेरे को देखने को मिला है। और क्योंकि मैं लगभग 2 साल प्रिपरेशन कर चुका हूँ, यानी पहली बार में तो मेरा नेट हो गया था, लेकिन जेआरएफ करने के लिए मुझे 3 अटैम्प्ट देने पड़े। थर्ड अटैम्प्ट में मेरा जेआरएफ हुआ। तो इन चारों अटैम्प्ट को देख के, और फिर मैं लगभग 1 साल से पढ़ा रहा हूँ एनटीए नेट और जेआरएफ के लोगों को। मैंने पूरा का पूरा सिलेबस को एनालाइज किया हुआ है, बाइफिकेट करके यूनिट वाइज। उसको मैं किस यूनिट में कितने क्वेश्चंस आए हैं प्रत्येक वर्ष
उसका एनालिसिस करके मैं ये आप लोगों को वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो गाइज ये जो हाईलाइटेड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने कलर चेंज किया है ये इंपॉर्टेंट है ना। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बाकी और भी पढ़ना है ऐसा नहीं पढ़ना है, लेकिन स्मार्ट वे में पढ़ने के लिए आपको जिसकी वेटेज ज़्यादा है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, उतना ही तो आपको टाइम और उतना एफर्ट तो देना ही पड़ेगा। फिर बात कर रहे हैं कि कंसेप्ट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जो है यूनिट 1 का, गाइस ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हिस्ट्री, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिससे अगस्टस सिक्की से लेके और खासकर जो हमारे फ्रीडम मूवमेंट के जितने भी जो न्यूज़पेपर या फिर जो वीकली रहे हैं या मैगजीन रहे हैं उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर हम मीडिया लिटरेसी, गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये यूनिट 1 का मीडिया लिटरेसी एंड मीडिया क्रिटिसिज्म, इसको पढ़ना है। और ये मैंने जो है ये प्रेस काउंसिल एंड प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया से पहले क्वेश्चन आते थे, अब वैसे इससे कम ही देखने को मिला है ट्रेंड में कि इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं गाइज की ये मॉडल्स एंड थियरीज ऑफ कम्युनिकेशन, गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडल्स लगभग 15 मॉडल्स आप लोगों को पढ़ना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम हैरोल्ड डी लॉसवेल और शैनन वीवर, और उसके बाद से लेटेस्ट अगर आप मेल्ज के मॉडल पढ़ेंगे तो ये आप लोगों को पढ़ना चाहिए। फिर हम लगभग 15 मॉडल, 15 प्लस हो सकता है, उससे कम आप ना पढ़ें। थियरीज ऑफ मास कम्युनिकेशन अगर हम देखते हैं तो इसमें आपको एटलीस्ट 30 थियरी, 30 प्लस, और आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जैसे पब्लिक ओपिनियन थियरी, मैजिक बुलेट थियरी से स्टार्ट करते हुए फिर लिमिटेड इफेक्ट थियरी में जाएंगे और पॉल लेजरफील्ड और इसके एलिव कार्ड से लेके ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट थियरी तक पहुँचेंगे, जिसमें बहुत सारे थियरी, फ्लेमिंग थियरी वगैरह आती हैं सारे, और एलिजाबेथ न्यूली न्यूमैन। और उसके बाद भी थियरी जो है जैसे हम बात करते हैं कल्टीवेशन थियरी की, और इसके अलावा भी जो फंक्शनल थियरी ऑफ मीडिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी ऑफ मीडिया है, कल्चरल थियरी ऑफ मीडिया है, क्रिटिकल थियरी ऑफ मीडिया है जो कि फ्रैंकफर्ट स्कूल से रिलेटेड है, वो हमें बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ना पड़ेगा। नॉर्मेटिव थियरी में जो 6 थियरी हैं, 4 तो थियोडोर पटरसन और विल्बर शाम और जो हैं इन लोगों ने मिलकर दिया था, और 2 थियरी जो डेनिस मैकवेल, इनको पढ़ना जरूरी है। फिर हम बात कर रहे हैं ये टेक्निकल डिटर्मिनिज्म, मार्शल मैक्लूहन साहब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको पढ़ लीजिएगा आप लोग। फिर हम बात कर रहे हैं नीचे कि इस यूनिट में बुद्धिज्म का जो कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव है कि किस तरीके से बुद्धिज्म को देखा जाता है इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, तो इसको आप लोग पढ़ लेंगे। अब हम बात करते हैं यूनिट 2 की, तो यूनिट 2 को हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा है कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, इसको पढ़ना है, कंसेप्ट को तो जरूर पढ़ें। और फिर हम बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज इंडिया में बेसिकली कि कौन कौन से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रहे हैं, इसको पढ़ना है, और वो उस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कौन कौन से की पर्सन्स रहे हैं, की पर्सनालिटीज़ रहे हैं, इसको देखना चाहिए आप लोगों को। देखिए गाइस ये डिकंस्ट्रक्शन ऑफ डोमिनेंट पैराडाइम के पढ़ने से पहले आप लोगों को पैराडाइम एंड डिस्कोर्स ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। पैराडाइम में आप मॉडर्नाइजेशन पैराडाइम, डिपेंडेंसी पैराडाइम, मल्टीप्लिसिटी पैराडाइम, जिसको कि पार्टिसिपेटरी पैराडाइम भी बोलते हैं, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है गाइज। तो उसके बाद से डिकंस्ट्रक्शन ऑफ डोमिनेंट पैराडाइम और क्रिटिसिज्म वगैरह पढ़ना है, तो इसको आप लोग पढ़ेंगे। तो गाइज ये हमारा, और नेशनल कम्युनिकेशन पॉलिसी बहुत ज़रूरी है हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव में, ये पढ़ लें। बाकी आप और भी पढ़ें, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा वेटेज देके आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ये महात्मा गांधी जी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उनके कुछ जो अप्रोचेज रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, है ना, बेसिक नीड अप्रोच, ग्राम स्वराज्य वगैरह, तो ये सब आप लोगों को पढ़ना चाहिए। फिर हम बात कर रहे हैं कि ये जो यूनिट 3 है हमारा, जिसको रिपोर्टिंग एंड एडिटिंग जिसका नाम है, उसमें गाइज आपको न्यूज़ वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ वैल्यू पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप गेल्टन एंड रक और फिर मैलविन मैंचर को आप पढ़ सकते हैं। और फिर नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आप एपी से स्टार्ट करेंगे, एसोसिएटेड प्रेस से लेके लेटेस्ट में जितने भी न्यूज एजेंसी बने हैं उनका क्रोनोलॉजी बहुत जरूरी है याद करना, और वो किस कंट्री से हैं, है ना, ओरिजिनेटेड वो कहाँ से हैं, ये पढ़ना है। रिपोर्टिंग फॉर प्रिंट एंड टेलीविज़न बहुत जरूरी, रेडियो का आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग फॉर प्रिंट एंड टेलीविज़न बहुत ज़रूरी है।
फिर हम बात करते हैं गाइज, ये न्यूज़ रिपोर्टिंग इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को पढ़ना चाहिए। हाँ, ये जो वेस्टर्न न्यूज़ वैल्यू के जो कुछ क्रिटिक्स है ना, कि वेस्टर्न न्यूज़ वैल्यू कहाँ पे फोकस करती है और इंडियन न्यूज़ वैल्यू, इसका कंपैरेटिव एनालिसिस आप लोगों को करना चाहिए। न्यूज़ वैल्यू का मतलब वही कि कौन सी चीज़ें न्यूज़ बनाती हैं, जैसे अनएक्सपेक्टेडनेस, न्यू प्रॉक्सिमिटी, या फिर ऐसी और सारी चीज़ें, इम्पैक्ट वगैरह, तो ये आप लोगों को पढ़ना चाहिए। फिर हम बात कर रहे हैं गाइज यूनिट 4 में चलते हैं। यहाँ पे लिखा है कि एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग का यूनिट जो है वो इम्पोर्टेंट है और इसका भी वेटेज काफ़ी है। गाइज मैं वेटेज की बात करूँ तो यूनिट 1 जो है, फर्स्ट यूनिट, वो हमारे पूरे सिलेबस का लगभग 25% वेटेज कवर करता है। अगर 100% को एज ए होल समझें तो 25% जो वेटेज है वो केवल यूनिट 1 का ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, और इसमें मॉडल्स एंड थियरी तो बहुत ज़रूरी है। गाइज अब हम देखते हैं कि ये डेफिनेशन, कंसेप्ट, फंक्शंस एंड टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट जरूर पढ़ना है। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट के टाइप जो हैं, जैसे रिमाइंडर एडवर्टाइजमेंट और या फिर इंफॉर्मेटिव एडवर्टीजमेंट, अनेकों ऐसे। फिर हम कॉपी ऑफ एडवर्टीजमेंट पढ़ेंगे कि कौन कौन से एडवर्टीजमेंट कॉपी होते हैं और उस कॉपी में किन तरीके की क्रिएटिविटी इंक्लूड की जाती हैं, इस्तेमाल की जाती हैं। फिर बात कर रहे हैं कि थियरीज एंड मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको बहुत ज़रूरी है, जैसे डगमार मॉडल, एडा मॉडल, हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल, ऐसे अनेकों मॉडल आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ठीक है गाइज, अब हम बात कर रहे हैं कि एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग रिसर्च। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब है कि जो एडवर्टीजमेंट कॉपी बनाई गई है, चाहे वो प्रिंट मीडिया के लिए हो चाहे वो ब्रॉडकास्ट मीडिया के लिए, वो कितना इम्पैक्टफुल रहा है, वो टारगेट ऑडियंस तक पहुंच पाया है या नहीं पहुंच पाया है, इसके लिए बहुत सारे एडवर्टीजमेंट रिसर्च किए जाते हैं। ये इम्पैक्ट चेक करने के लिए रिसर्च किए जाते हैं कि क्या वो, तो इसको पढ़ना जरूरी है। फिर गाइज हम यूनिट 5 में आते हैं, तो यूनिट 5 जो है, यूनिट 5 उतना वेटेज फुल नहीं है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि पब्लिक रिलेशन आप पढ़ लेंगे, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली उसमें शामिल हो जाएगा। फिर हम बात कर रहे हैं, डेफिनेशन पढ़ना है पब्लिक रिलेशन का, स्कोप पढ़ना है। गाइज टूल्स एंड टेक्निक्स जरूर पढ़ना है, मॉडल्स ऑफ पब्लिक रिलेशन आप लोगों को पढ़ना है ना, जिसमें बर्नम के मॉडल और सिंक्रोनस मॉडल ऑफ पब्लिक रिलेशन, असिंक्रोनस मॉडल ऑफ पब्लिक रिलेशन, प्रेस एजेंट्री मॉडल ऑफ पब्लिक रिलेशन, ये कुछ पब्लिक रिलेशन के मॉडल आप लोगों को पढ़ना है। और गाइज इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशन जो सोसाइटीज़ हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि इप्रा है ना, इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशन एसोसिएशन, ऐसे ऐसे हमारे इंडिया में भी है, पर्सी, PRCI और PRSI, ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको एथिक्स के बारे में जरूर पढ़ना है गाइज, जैसे कोड ऑफ एथेंस पढ़ लेंगे और कोड ऑफ वेनिस पढ़ेंगे, तो ये आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, फिर हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो नेक्स्ट यूनिट है हमारा, यूनिट 6, गाइज ये देखने में बहुत बड़ा यूनिट लगेगा, लेकिन ये क्या है ना कि यहाँ पे काफ़ी हद तक चीज़ों को पूरी तरीके से क्लियर करके लिख दिया गया है। तो कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और इससे लगभग 70% क्वेश्चन तो यहीं से आते हैं, यानी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है वो, और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन से रिलेटेड जो केसेज हैं, केस लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर गाइज हम देखेंगे कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको पढ़ना है, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन तो पढ़ना है, लेकिन आपको आर्टिकल 14 से लेके जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तक, यानी फंडामेंटल राइट, जो मेन फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 19 तक, ये जरूर आप लोगों को पढ़ना है गाइज। उसके बाद डेफामेशन पढ़ना है। डेफामेशन में हमें जो सेक्शन है IPC का 499 से लेके 500 तक ये पढ़ना है। लॉ ऑफ ऑब्सनिटी है ना, ये पढ़ना है 292 से लेके 294 तक का जो IPC का सेक्शन है, यहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन कई बार आए हैं। इसमें आप मिलर टेस्ट और हिकलिन टेस्ट को देख सकते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है, ऐसे वीडियो आप लोगों को लगभग मिलेगा ही नहीं, कहीं नहीं मिलेगा, तो आप मेरे चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट गाइज ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है ना, यानी जो कुछ पूर्वाधिकार, कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं पार्लियामेंटेरियन को, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे स्टेट लेजिस्लेचर हों, उनको कुछ विशेष अधिकार दिया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना गाइज। फिर हम बात कर रहे हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है।
लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, है ना, जो सन 2000 में जो इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट आया था, उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान जो हैं, प्रोविजंस, इसको पढ़ना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। कॉपीराइट इंपॉर्टेंट है, और कॉपीराइट किन किन चीज़ों पे मिलता है, किन पे नहीं मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। और कॉपीराइट आता किन के अंदर है? आईपीआर के अंदर आता है। आईपीआर का मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर जितने भी राइट्स हैं, चाहे वो पेटेंट हो, चाहे वो कॉपीराइट है, इसको सबको आप लोगों को पढ़ना है। फिर गाइज, अब ये वेरियस रेगुलेटरी बॉडीज़ कौन कौन है, चाहे वो प्रिंट मीडिया की हो, टेलीविज़न की हो, इसको पढ़ना है। और इंटरनेट को भी, इंटरनेट की रेगुलेटरी बॉडीज़ भी आप देख लें। पीआर के बारे में हमने पहले ही चर्चा कर लिया है कि कौन कौन से रेगुलेटरी बॉडी आप लोगों को पढ़ना चाहिए। यूनिट 5 में मैंने इसके बारे में आपको बताया था। अब गाइज यूनिट जो 7 पे चलते हैं। 7 जो है ये काफ़ी देखने में आपको छोटा लगेगा, लेकिन ये यूनिट है बहुत बड़ा। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि डेफिनेशन कंसेप्ट ऑफ मीडिया मैनेजमेंट आपको पढ़ना है, और इसमें मेनली क्या पढ़ना है, मेनली मीडिया के ऑर्गेनाइजेशंस कैसे होते हैं, और आपको लेटरल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल ये कॉन्ग्लोमरेशन आपको पढ़ना है, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इंटीग्रेशन पढ़ना है। तो ये कुछ मीडिया के जो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके बारे में पढ़ना है, और मीडिया को कौन ऑन करता है, इसके मीडिया इकोनॉमिक्स आप लोगों को पढ़ना है गाइज। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मीडिया इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कम्युनिकेशन डिज़ाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन की डिज़ाइन के थियरी और कम्युनिकेशन जो मीडिया प्रोडक्शन टेक्निक्स है, चाहे वो प्रिंट मीडिया के लिए हो, चाहे वो ब्रॉडकास्ट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए हो, ये जरूरी है। और साथ ही साथ डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन टेक्निक भी आप लोगों को समझना है, विजुअल लैंग्वेज वगैरह सब कुछ आप लोगों को इस यूनिट में पढ़ना चाहिए, है ना गाइस। फिर हम बात कर रहे हैं अब, जैसे बात करेंगे नीचे कि प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट इन मीडिया, ये पढ़ लेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात कर रहे हैं यूनिट 8 की। यूनिट 8 में गाइस इफेक्ट ऑफ कंप्यूटर मीडिएटेड कम्युनिकेशन, इसके बारे में पढ़ना है। और इफेक्ट किस पे इफेक्ट, जो न्यूज़पेपर इंडस्ट्री है ना, उस पर क्या इफेक्ट पड़ा है, ऑडियंस का फ्रेगमेंटेशन यानी बिखराव किस तरीके से हुआ है, ऑडियंस जो शिफ्ट हुई है इंटरैक्टिव जो मीडियम है, डिजिटल मीडिया जो आजकल देखने को मिला है, और सोशल मीडिया, इंटरैक्टिव मीडिया, इसके बारे में आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, और ये पढ़ना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है आजकल। सोशल नेटवर्किंग, सोशल बुक मार्किंग के बारे में आप लोगों को जरूर पढ़ना है। फिर उसके बाद से आपको देखना है कि कौन कौन से ऐसे बुक मार्किंग साइट्स हैं, पर्सनलाइजेशन क्या होता है, और पर्सनलाइज कंटेंट कैसे क्रिएट किया जा सकता है। इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स ऑफ वेब इनेबल मीडिया पढ़ना है, जैसे किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट होता है ब्लॉगर्स को, या फिर यूट्यूबर्स को, या फिर जो भी इंटरैक्टिव मीडिया के बिजनेस में लगे हुए हैं, पेपर क्लिक और ये सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे पढ़नी है। गाइज ये बात कर रहा हूँ कि आईसीटी इन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। गाइज ये यूनिट पेपर 1 में भी आप पढ़ सकते हैं, आईसीटी का जो क्या क्या रोल रहा है एजुकेशन में, जैसे नेशनल डिजिटल मिशन, या फिर ई ऑफिस, जैसे ई गवर्नेंस की बात करते हैं तो ई ऑफिस, ई संपर्क, ऐसे ऐसे कुछ जो इनिशिएटिव हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लिए गए हैं, इनके बारे में पढ़ना है। क्या एनिमेशन से क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, ये ट्रेंड में है, तो इसको आप लोगों को जरूर पढ़ लेना है ना। तो अगर आपको इसमें से किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं इस पर कोशिश करूँगा वीडियो बनाऊँ। फिर अब बात कर रहे हैं कि ये फिल्म एंड विजुअल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो फिल्म थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिल्म थियरी, है ना गाइज। फिल्म थियरी में अनेकों फिल्म थियरी हम आगे चल के देखेंगे कहाँ कहाँ पढ़ना है। फिर एक हिस्टोरिकल इवोल्यूशन तो पढ़ना ही है इंडियन फिल्म का, और दादा साहब फाल्के से लेके इवन उनके भी पहले से हीरालाल सेन और भद्वेदकर साहब को अगर हम याद करते हैं तो वहाँ से हमें पढ़ना है, और लुमियर ब्रदर्स को इंक्लूड करते हुए। फिर हम देख रहे हैं कि अप्रोचेज टू एनालिसिस ऑफ इंडियन टेलीविज़न, कि इंडियन टेलीविज़न को किस तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं, कि क्या इंडियन टेलीविज़न जो सॉप ओपेरा तक सीमित है, यानी जो हमारी फैमिली सास बहू ये इस तक सीमित है, या फिर कुछ उससे आगे भी है। वेस्टर्न जो इम्पैक्ट रहा है इंडियन टेलीविज़न पे वो कैसा रहा है, तो इसको एनालिसिस करना ज़रूरी है। विजुअल कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, इसमें शॉर्ट्स आपको पढ़ना है, टाइप्स ऑफ शॉर्ट्स पढ़ने हैं। विजुअल एनालिसिस, विजुअल कम्युनिकेशन में आपको
जो डिफरेंट कैमरा एंगल पढ़ने हैं, लेंस पढ़ने हैं, टाइप ऑफ लाइटिंग पढ़नी है, बैक लाइट, की लाइट, फील्ड लाइट, ये सारी आप लोगों को पढ़ना है। तो ये विजुअल जो ये कम्युनिकेशन है बहुत ये वाइड है और इसको आप लोग को कम्प्रिहेंसिवली कवर करना पड़ेगा कम्प्रिहेंसिवली। फिर बात कर रहे हैं कि ये बेसिक ऑफ फिल्म लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने अभी नाम लिया कि वो सारी की सारी चीज़ें, कॉस्ट्यूम्स, लाइटिंग, सेट डिजाइनिंग, ये सारे टेक्निकल टर्मिनोलॉजी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो गाइज ये इवोल्यूशन ऑफ इंडियन सिनेमा के बारे में मैंने अभी पहले ही थोड़ा दिन पहले ही बात किया था, इसको आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी यूनिट 9 में कुछ और इम्पोर्टेंट है, मैं बताता हूँ। इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली, कि ये जो नेशनल सिनेमा मूवमेंट रहे हैं और खासकर जो फ्रेंच न्यू वेव रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फ्रेंच न्यू वेव के बाद हम जर्मन मोन्टाज, जर्मन बोल रहा हूँ, ये सोवियत मोन्टाज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना गाइज। तो इसमें सर्गेई आइजनस्टाइन और जिगा वर्तो वगैरह को आप लोगों को बहुत जरूरी से आप लोगों को पढ़ना है। फिर हम बात कर रहे हैं कि जर्मन एक्सप्रेशन, न्यू इटालियन न्यू रियलिज्म आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन आते रहे हैं एग्जाम में। और इंडियन जो ये पैरेलल सिनेमा जिसको बोल सकते हैं हम, इसके बारे में पढ़ना है ना, पीरियड सिनेमा। तो इस तरीके से इंडियन न्यू वेव के बारे में और ये सारी चीज़ें पढ़नी है। लेकिन फ्रेंच न्यू वेव और सोवियत मोन्टाज सिनेमा तो ज़रूर ही पढ़ना है आप लोगों को। फिर हम बात करें यूनिट 10 का। तो गाइज यूनिट 10 में हम देखते हैं कि ये यूनिट 10 बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। और ये हालांकि यूनिट जो पेपर 1 है हमारा, वहाँ रिसर्च पढ़ते हैं हम, लेकिन कम्युनिकेशन रिसर्च हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से हमें रिसर्च डिजाइन और टाइप्स ऑफ रिसर्च कंपोनेंट, क्लासिकल और या फिर जो एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। वेरिएबल बहुत जरूरी है, वेरिएबल से हमेशा क्वेश्चन आ रहे हैं। और टाइप्स ऑफ एंड मेथड ऑफ रिसर्च बहुत ज़रूरी है, ये भी पढ़ना है, चाहे डिस्क्रिप्टिव हो या फिर हिस्टोरिकल एनालिटिकल रिसर्च हो, अप्लाइड रिसर्च हो, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है ज़रूर। फिर बात कर रहे हैं कि रिसर्च इन जर्नलिज्म। ये रिसर्च इन जर्नलिज्म बेसिकली हम आप एडवर्टाइजमेंट में रिसर्च पढ़ना है। और इसके अलावा आप लोगों को ये जो बात कर रहे हैं टेलीविज़न में जो कुछ रिसर्च है उसको पढ़ना है, ठीक है गाइज। अब मीडिया रिसर्च इन इंडिया को तो हम देख सकते हैं कि रिसर्च में क्या क्या प्रोसेस रहे हैं, लेकिन आप इम्पॉर्टेंट को ध्यान में रख के अगर लेवल ऑफ मेजरमेंट, सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में बात करेंगे कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में बहुत सारे होते हैं, जैसे कोटा सैम्पलिंग या फिर स्नोबॉल सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी में क्लस्टर और ये स्ट्रेटिफाइड वगैरह, रैंडम सैम्पलिंग, ये सारे आप लोगों को पढ़ना है। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी बहुत ज़रूरी है, स्केलिंग भी इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिए। और टेस्ट, चाहे वो पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो हैं, और कौन कौन से टूल्स हैं पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के, इसको आप लोगों को ज़रूर पढ़ना है गाइज। एथिकल कंसिडरेशन इन कम्युनिकेशन और रिसर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हर एक साल एक ना एक क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको जरूर पढ़ेंगे गाइज। इन सारे कम्युनिकेशन रिसर्च के अलावा एक जो चीज़ जो मेंशन नहीं है इस पीडीएफ में, यानी इस सिलेबस में, वो है कंटेंट एनालिसिस। लेकिन मेंशन भले ना हो, क्वेश्चन हमेशा आता है इससे। दो क्वेश्चन आ रहे हैं, आजकल के ट्रेंड में देखा गया है प्रत्येक अटेम्प्ट में, तो इसको आप लोगों को जरूर पढ़ना है। ये कहीं मेंशन नहीं मिलेगा आपको, लेकिन क्वेश्चन जरूर आते हैं। एनालिसिस के आधार पर, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बता रहा हूँ। फिर हम बात कर रहे हैं गाइज कि ये जो यूनिट है, इस तरीके से आप बेहतर ढंग से अगर प्लान करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको जीआरएफ या नेट करने में, नेट को क्लियर करने में मदद करेगा। बात कर रहा हूँ गाइज कि ये सारे मटेरियल आपको मिलेगा कहाँ से, तो ये कोई मटेरियल इसके लिए सफिशिएंट नहीं होगा, न सिर्फ एक बुक सफिशिएंट होगा, इसके लिए आपको कई सारे मटेरियल को रेफर करना चाहिए। आपको गूगल पे सर्च करना चाहिए, आपको बहुत सारी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको जाके पढ़ना चाहिए। मैंने बुक्स का लिस्ट बना दिया है, उसका भी वीडियो बनाया है अपने चैनल पे, तो उसको देख सकते हैं जाके। और इसके अलावा अगर आपको कम समय में बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करना है, और तो उसके लिए आप मेरा कंप्लीट कोर्स मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ 100 डेज का, इसको आप कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें फिर आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है,
मैं सारा का सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड कराऊंगा, रिकॉर्डेड क्लास भी प्रोवाइड कराऊंगा। लाइव क्लास तो चलेगा ही और उसी का रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगा। तो गाइज इस पीडीएफ का, ये जो पीडीएफ है सिलेबस का, मैं इसको भेज दूंगा यहाँ पे। टेलीग्राम चैनल है, जाके आप यहाँ से देख सकते हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को। और गाइज इसके अलावा और भी कोई क्वेरी है तो आप बताएंगे और मैं उस पर कोशिश करूँगा कि उस पर वीडियो आप लोगों को बना के दूँ। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर और कमेंट करते रहें। थैंक यू गाइज।